एक मिनट देखिए यहाँ पे प्रतिपाद्य क्या होता है। BHDLA 138 में अगर जब आएगा चैप्टर नंबर 1 में पूछेंगे पूस की रात कहानी का प्रतिपाद बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है बन गया, आपने डाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा कभी भी लिखना नहीं होता एग्जाम में, जब लिखते हैं सिर्फ प्रश्न उत्तर नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपने। उसके बाद क्या लिखोगे, भूमिका, यानी इंग्लिश में अगर लिखते हो कि अगर BHDLA 138 अगर वहाँ पर अगर जैसे रहता तो वहाँ पर हम क्या इंट्रोडक्शन, यहाँ पर क्या लिखना आपको भूमिका। भूमिका में क्या लिखना, मैं भूमिका पूरी बोला हूँ, कई बार ऐसे मैंने बोला नहीं, बट भूमिका मैं आपको बोल करके बताता हूँ, दोबारा रिपीट करके। देखो, प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी एक गरीब किसान के जरिए किसानों की समस्या को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो किसान है वह महाजन और साहूकारों से ऋण लेता है और वह ऋण को चुकाने में ही उसको क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्या होता है, चुकाने में उसकी जो खेती से जितनी भी उसकी इनकम हो रही है, जितनी आय है, उसमें ही कहीं कहीं वो चली जाती है। और गरीब किसान का जिस प्रकार से यहाँ पर हल्कू के जरिए यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं मुंशी प्रेमचंद कि किसान एक प्रकार से गरीब है और खेती करता है, खेती से उससे रोजी रोटी भी नहीं चल रही है। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को लिखने के पीछे हमें उद्देश्य यही दिखता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी किसानों की दुर्दशा जो है उसको कहीं कहीं समाज के सामने लाने का प्रयास रखते हैं। किसानों के प्रति मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर में बहुत ज़्यादा सहानुभूति है और किसानों का समर्थन के उद्देश्य से उन्होंने इस कहानी को लिखा है। और इस कहानी को आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पहले लिखी गई है, लेकिन इस कहानी को देखने से हमें ऐसा लगता है कि आज भी हमें यह लगता है कि यथार्थ है, या आज भी हमें सच्चाई ही लगती है। किसानों की जो दुर्दशा बदहाली मुंशी प्रेमचंद जी जब ने कहानी लिखी उस टाइम बनी हुई थी, आज भी किसानों की समस्या हूबहू बनी हुई, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आए। आज भी किसान कहीं न कहीं गरीबी, भुखमरी और लाचारी का शिकार बना हुआ है। ये पूरी रहेगी भूमिका। उसके बाद हम लिखते हैं प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य क्या होता है, तो प्रतिपाद्य में क्या लिखोगे, मैं पूरा प्रतिपाद्य रिपीट कर रहा हूँ। प्रतिपाद्य का मतलब यह होता है जब कोई लेखक या कहानीकार अपनी किसी रचना को लिखता है तो किसी रचना को लिखने के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। हम कोई भी कहानी या रचनाकार होगा वह किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के अपनी कहानी या रचना को लिखता है, जो उसका उद्देश्य होता है उसी को क्या प्रतिपाद्य कहा जाता है। तो इस कहानी में हमने देखा है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी किसानों की दुर्दशा या किसानों की जो समस्या है उससे प्रेरित होकर के इस कहानी को लिख रहे हैं। तो ये हमारा आपको इतना लिख दिया प्रतिपाद्य। उसके बाद लिखो कि पूस की रात कहानी का प्रतिपाद्य, हेडिंग बनाना, पूस की रात कहानी का प्रतिपाद्य आपने लिख दिया। फिर उसमें क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1। अब पूस की कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, किसानों की समस्या को लेकर के, किसानों की जो समस्या है उसको दर्शाने के उद्देश्य या बताने के उद्देश्य से। इसमें क्या लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी में किसानों की जो समस्या है, यानी जो हमारा फार्मर है उसकी समस्या को कहीं कहीं समाज के सामने लाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं किसान जो है वो महाजन और साहूकारों के चंगुल में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपना ब्याज देने में, यानी जो कहीं कहीं ऋण लेकर के वह खेती करता है, उसका ऋण और ब्याज करने में कहीं कहीं उसका पूरा पैसा चला जा रहा है। खेती करने के बाद भी किसानों की जो समस्या है वो सोल्व नहीं हो रही है और कहीं कहीं उनको अपना रोजी रोटी चलाना या अपना जीवन निर्वाह करना बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कह सकते हैं समस्या बनी हुई। ये आपने लिखा किसानों की समस्या को लेकर। फिर आप लिखा किसानों की गरीबी और बदहाली को लेकर के, किसानों की गरीबी और बदहाली के उद्देश्य से प्रेरित होकर के क्या लिखोगे, किसानों की गरीबी और बदहाली के उद्देश्य से प्रेरित होकर के। इसमें क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात में हल्कू के जरिए बताने के प्रयास करते हैं किसान आज भी गरीब है, आज भी बदहाल है। क्या है, किसान आज भी गरीब है, आज भी बदहाल है। आज भी किसानों में कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। आज भी वह बेचारा गरीब है और कहीं कहीं महाजन और साहूकारों से पैसे लेकर के कहीं कहीं क्या कर रहा, वो खेती कर रहा। फिर भी खेती से उसको इतनी आय नहीं प्राप्त हो रही है कि वह अपना रोजी रोटी को चला सके या वह अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके।
तो आपने लिख दिया किसानों की बदहाली लिख दिया या किसानों की गरीबी को लेकर के। फिर आप लिख सकते हो किसानों के समर्थन के उद्देश्य से, यानी किसानों के समर्थन के उद्देश्य से इस प्रतिपाद हो सकता है। आप किसानों के समर्थन के उद्देश्य से प्रेरित होकर के, इसमें क्या लिखो, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, मुंशी प्रेम जी की कहानी पूस की रात, कहीं न कहीं वो जो हमारा फार्मर है, जो किसान है, उसको समर्थन के उद्देश्य से या उसकी समस्या को समाज के सामने लाने को या समाज के सामने लाने के उद्देश्य से उन्होंने इस कहानी को लिखा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी में किसानों की जो समस्या है उसको समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि समाज के लोग सामने आए और किसान जो बदहाल है, जो गरीब है, या जो हमारी सरकारें हैं, इसकी ओर कहीं न कहीं ध्यान दे और किसानों की जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं सोल्व हो। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो कहीं के किसानों के प्रति उनकी क्या सहानुभूति है, और सहानुभूति के उद्देश्य से कहीं के इस कहानी को इन्होंने लिखा। या आप दूसरा इसमें पॉइंट बना सकते हो, किसानों के प्रति सहानुभूति के उद्देश्य से कहीं के लिखे, यानी किसानों के प्रति कहीं के उनका क्या इमोशनल टच है। कह सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद जी है वो भी कहीं कहीं एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो भी एक क्या आते हैं, एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जो उनका जो गांव है, मैं आपको बता दें, वाराणसी या बनारस से साइड पड़ता है, ग्रामीण परिवेश के से आते हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने किसानों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उनको उन्होंने बहुत पास के तरीके, या कह सकते हो बहुत नजरिए से देख रखे है, बहुत सामने से उस चीज को देख रखा है। और कहीं न कहीं किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति भी है। क्या है, एक ग्रामीण परिवेश से मुंशी प्रेमचंद्र जी आते हैं और कहीं न कहीं उनको किसानों के प्रति जो सहानुभूति या किसानों की जो मेन समस्या, जो मेन प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हो, इसके लिए उद्देश्य से उस कहानी को कहीं न कहीं लिख रहे हैं। दूसरा, किसानों की जो उत्पीड़न है, क्या किसानों के उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रेरित होकर के, इसमें क्या लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद जी ने की कहानी पूस की रात में किसानों का जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा, उत्पीड़न का मतलब होता है प्रताड़ना, या कह सकते हैं हरेसमेंट, या कह सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे कि जिस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि महाजन और साहूकार जो हैं, महाजन और साहूकार क्या हैं कि एक प्रकार से किसानों को क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, और कहीं न कहीं किसान उनसे ब्याज लेता है और अपनी खेती करता है। लेकिन खेती से बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं होती, अगर उसको कुछ इनकम होती है तो अपना ब्याज लौटाने का प्रयास भी करता है। लेकिन किसान जो है पूरी जिंदगी ब्याज ही लौटाता रह जाता है। क्या करता है किसान, पूरी जिंदगी उनको ब्याज ही लौटाता रह जाता है, बल्कि उसे कभी सूद लौटाने की नौबत ही नहीं आती। यानी महाजन और साहूकार किसानों का लगातार शोषण कर रहे हैं। इससे भी प्रेरित होकर के आप कह सकते हैं। दूसरा, किसानों की दरिद्रता और गरीबी को लेकर के, दरिद्रता गरीबी इसमें क्या है, यानी किसान जो है एक प्रकार से क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है, और किसानों की जो गरीबी है उससे भी प्रेरित होकर के मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को लिखा है, ताकि किसानों की गरीबी को दूर किया जा सके। अगला एक हेडिंग लिख सकते हैं, किसानों में जो अशिक्षा है, यानी किसान जो है, जो हमारा फार्मर है, वह एजुकेटेड नहीं है, किसानों की अशिक्षा से प्रेरित होकर के, यानी हमारा जो किसान है वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं कर रखी है। और पढ़ाई नहीं कर रखी, इसका क्या होता है, देखो, अगर हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, उसने पढ़ाई नहीं कर रखी है, जो महाजन और साहूकार है ना, उसको इस प्रकार के गणित में और मैथ में और इस प्रकार के साठ गांठ में, या कह सकते हो कि ब्याज में फंसाते हैं कि बेचारा जो गरीब हमारा जो किसान है, जो अनपढ़ है, वो उसको हिसाब किताब आता नहीं, चाहता वो पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए वह मैथ निकालने से गणित हिसाब किताब नहीं कर। और महाजन और साहूकार इसी का फायदा उठाते हैं और कहीं न कहीं क्या करते हैं, उसका लगातार या वर्षों वर्षों तक उसका क्या करते हैं, शोषण करते रहते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसानों का जिस प्रकार से खेती से विश्वास उठ गया है, ठीक है, किसानों का इतना शोषण हो गया है, किसानों का खेती से विश्वास उठ जाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के, ऐसे लिखना, ठीक है। ये हेडिंग क्या होता है, किसान जो होता है गरीब है, कहीं के बदहाल है, गरीबी है, और महाजन साहूकारों का शोषण है। अब वह बेचारा खेती ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं खेती करना चाहता है, क्योंकि अगर वह थोड़ी बहुत खेती करता है तो सहना जैसे साहूकार और महाजन को पैसे देने पड़ते हैं। अगर महाजन साहूकारों से अगर कुछ बच जाता है तो नील गाय है जो आकर के उसका खेत चर जाती हैं। इस प्रकार इन सब चीज़ों से या कह सकते हो कि खेती से बहुत ज़्यादा उसको आय भी नहीं हो रही, और इससे कहीं कहीं वह खेती के प्रति कहीं कहीं क्या है, उदासीन है। अब वह खेती ही नहीं करना चाहता है। दूसरा कह सकते हो किसान जो है, देखो हमारा जो कोई भी व्यक्ति होगा
कोई भी काम को करता होगा। तो हम कोई भी काम करते हैं तो इसको लेकर करते हैं कि आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर में हमारा काम जो होगा बेहतर होगा या हमारा भविष्य बेहतर होगा। लेकिन हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, उसको उसका जीवन बेहतर होगा या उसका फ्यूचर ठीक ठाक होगा या बेहतर होगा, इसमें लेकर के उसमें किसी प्रकार का उत्साह ही नहीं बचा हुआ है। ये कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति उज्जवल भविष्य की कामना से कोई काम करता है, लेकिन जो किसान है वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका जो पूरा जीवन है गरीबी बदहाली में बीत रहा है। और हल्कू जैसे किसान इस बात को मान बैठे हैं कि उनका पूरा जीवन इसी प्रकार से गरीबी और बेकारी और कहीं कहीं बदहाली में ही बीतेगा। दूसरा, इसके एक हेडिंग और इसमें बना लेना कि कोई भी रचनाकार कहानीकार जो होता है समस्या को सामने हमारे लेकर के आते हैं। कोई भी रचना कहानीकार समस्या को बताता है, समाधान को नहीं। ये पॉइंट हर प्रतिपाद में लिखना, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी में देखो, इसको समझो क्या है। ये बता रहे हैं ना, कोई भी कहानीकार, आपने कोई भी आज तक बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, उसमें क्या जो कहानीकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, जो हमारे राइटर्स होते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम को बताते हैं कि समाज में, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उन्होंने क्या बताया कि गरीब जो किसान है वो जो साहूकार है, महाजन है, उनसे उसने ऋण ले रखा है और उस ऋण की वो ब्याज चुका नहीं पा रहा है और महाजन साहूकार उसका शोषण कर रहे हैं, गरीब है, बदहाल है, आय ज़्यादा नहीं हो रही, खाने पीने की समस्या है। मुंशी प्रेमचंद जी मात्र और मात्र क्या कर रहे हैं, हल्कू जैसे या कह सकते हो गरीब किसानों की समस्या को बता रहे हैं, लेकिन उस कोई समाधान नहीं बता रहे हैं। समाधान को किस पर छोड़ देते हैं कि जो लोग उस कहानी को पढ़ेंगे, जो लोग उस रचना को पढ़ेंगे, या हमारे समाज के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि समाज आने वाले टाइम में इन समस्या को, इन प्रॉब्लम को कहीं कहीं इसका सोल्यूशन करेगा। ठीक है, आगे देखो। प्रेमचंद जी किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। यानी ऐसे भी कह सकते हो, प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में किसानों की सभी जो पक्ष हैं, पक्ष का मतलब होता है हर पहलू, यानी उन्होंने हर पहलू के, हर एंगल से जो प्रॉब्लम है उसको कहीं कहीं यहाँ पर बताने का प्रयास किया। फार्मर जो है उसको हर एंगल से कहीं कहीं उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किसान किस प्रकार से गरीब और बदहाल है। यानी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसान की हर समस्या को कहीं कहीं उठाने की कोशिश की। यानी प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में किसानों की सभी समस्याओं को कहीं कहीं उन्होंने बताने का प्रयास किया है, और इसलिए कहीं कहीं बताने का प्रयास करते हैं ताकि इसका समस्या का समाधान हो सके। दूसरा, एक हेडिंग बनाना, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को इसलिए भी लिखा है या उसको लिखने के पीछे ये भी उद्देश्य रहा है ताकि वह मेहनत के किसानों के प्रति उनका साथ दे सकें। जो किसान मेहनत करता है, दिन भर खेती करता है और इतनी सारी समस्या के होते भी इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी वो एक प्रकार से गरीब है और उसकी गरीबी नहीं जा रही है, साहूकार महाजन ले रहे हैं। यानी मेहनत कश किसानों के समर्थन के उद्देश्य से, इसको भी ले सकते हो, मेहनत कश किसानों के समर्थन के उद्देश्य से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी जो फार्मर जो हमारा है, जो मेहनत करता है, उस जो मेहनत का हमारे जो किसान है उनका भी समर्थन के उद्देश्य से लिख रहे हैं। सहानुभूति मैंने आपको बता दिया, किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब होता है एक प्रकार से उनका इमोशनल टच है, यानी किसान की जो समस्या, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो, ताकि बता सकते हैं क्या जी, देखो क्या हो गया, सहानुभूति, मेहनत कश किसानों के समर्थन के उद्देश्य से लिख रहे हैं। आरंभ में प्रेमचंद जी कोई आदर्शवादी हल पेश नहीं करते, लेकिन उनका यह तात्पर्य आदर्शवाद से विश्वास उठ गया, आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने लिया है। इस कहानी में कह सकते हो कि आदर्शवाद ने यथार्थवाद का स्थान ले लिया। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में मैं आप सबको पढ़ाता ही रहता हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो IR हम पढ़ते हैं यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, पहले बताया जाता था व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करेगा, जो नियम बनाए हैं उनको रूलों को फॉलो करेगा, यानी उसको मानेगा। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में देखें, रियलिटी में हमें क्या देखने को मिलता है। देखो प्रेमचंद जी ने इस कहानी को जो लिखा है, आज भी ये सच्चाई बनी हुई है कि आज भी जो हमारा फार्मर है वो आज भी गरीब है, बदहाल है, और आज भी उसमें अशिक्षा है। आज भी वो कहीं कहीं आज गरीब महाजन जो साहूकार नहीं, लेकिन आज भी वो बैंक जो है उसकी भी आज कहीं कहीं वो लोन उसके ऊपर
बना हुआ है। आज भी जो किसान है आज भी गरीब है, आज भी जो उसकी आय है कम हो रही, खेती में जितने वो पैसे लगाता आज भी उसकी कहीं कहीं जो इनकम हो रही है उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही जितना वो कहीं कहीं अनुमान लगाता है। यानी यथार्थवाद से प्रेरित होकर के, क्योंकि इसमें हेडिंग बनाना यथार्थवाद से प्रेरित होकर के, इसमें लिखना कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को जो लिखा है ये किसानों की जो बताया है ये रियल में सच्चाई है, और वो कहीं कहीं सच्चाई से प्रेरित होकर के, क्योंकि उन्होंने किसानों की जो समस्या है उसको बड़े ही पास से देखा और किसान ये रियलिटी में कहीं कहीं गरीब और बदहाल है, और महाजन साहूकार जो हैं उसका शोषण आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। पहले उस महाजन साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था, आज कहीं कहीं वो बैंकों के चंगुल में फंसा हुआ है। इतना आप लिख सकते हैं, इसको इतना लिखे। इसके बाद क्या लिखना, इसमें निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष सुनिए। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात में हमने तमाम सारे उद्देश्यों को देखा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि मुंशी प्रेमचंद जी मात्र समस्याओं की ओर इशारा करते हैं, वह कोई भी समाधान बताने का प्रयास नहीं करते हैं। कोई भी रचनाकार हो या कहानीकार हो, वो समाज के सामने जो समस्याएं समाज में बनी हुई हैं किसानों को लेकर के, या किसी भी वर्ग में जो समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी रचना और कहानीकार समस्या का समाधान अपने लेखक और पाठक पर छोड़ देता है, और मुंशी प्रेमचंद जी भी इस उनका जो भी उद्देश्य रहा होगा, लेकिन इसका जो समस्या का समाधान है वो मात्र किस पर, अपने लेखक और पाठकों पर ही छोड़ देते हैं। जो मैंने आज इसका जो निष्कर्ष आपको बताया है ना, सेम शायद जितने भी चैप्टर होंगे ना सेम इसी टाइप का निष्कर्ष आप सभी में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर टाइप का कोई भी रचनाकार होगा, कोई भी कहानीकार होगा तो समस्या को ही बताता है, समाधान को बहुत ज़्यादा नहीं बताता है। सेम शायद आपको जो जीने की कला है महादेवी वर्मा का है, उसमें भी महादेवी वर्मा अगर देखोगे तो महिलाओं की समस्या ही बता रही है कि महिला जो है कहीं कहीं खुद ही कहीं कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, लेकिन वो समाधान बहुत कम बताने। कोई भी रचनाकार होता, कोई भी कहानीकार होगा, वो क्या करता है, मात्र और मात्र क्या करते हैं, समस्या का समाधान नहीं बताते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को बताते हैं। समस्या का समाधान आने वाले जो लोग उस कहानी को पढ़ेंगे या जो लोग रचना को पढ़ेंगे उन पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा मान लीजिए 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूस की रात कहानी की संरचना शिल्प का वर्णन कीजिए। क्या है, संरचना शिल्प का वर्णन कीजिए। तो संरचना शिल्प में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भूमिका ही लिखेंगे, ठीक है। और भूमिका में क्या लिखोगे, सुनो, अभिव्यक्ति भाषा का माध्यम है और अभिव्यक्ति का ढंग शैली है। यानी जब हमें किसी बात को कहना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं। और व्यक्ति का जो ढंग होता है, यानी जो हमारा बात, यानी मान लो हमें कोई बात कहनी है तो हमारे पास लैंग्वेज तो हमें मिल गई, लेकिन बात कहने का ढंग क्या होगा, ढंग को ही क्या कहते हैं, हम शैली कहते हैं। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो कहीं न कहीं विषय अनुकूल हैं, कह सकते हो, यानी जैसा विषय है या उसमें जो कैरेक्टर है उनके अनुकूल ही रही हैं। कहानी की रचना भाषा में होती है और भाषा कलात्मक होनी चाहिए। यानी जो कहानी की रचना होती है, या कह सकते हो जो भी रचनाएं लिखा जाता है वो लैंग्वेज और जो रचना होती है उसमें भाषा होती है वो कलात्मक होनी चाहिए। इसलिए कहानी का रचनाकार तथ्य पर और प्रतिपाद्य को उत्कृष्ट करने का प्रयास जरूर करता है। अगर कोई भी रचनाकार कहानीकार जो है वो अगर किसी चीज़ को लिख रहा है उसमें भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते हो कि कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसमें भाषा और शैली बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, और व्यक्ति के माध्यम से ही हम किसी कहानी की शैली को संभव बनाता है कि उसमें किस प्रकार की शैली का वर्णन किया गया है। और भाषा कहानी की संरचना जो, यानी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी भाषा जो होती है क्या करती है, उसकी संरचना का मुख्य अंग होती है। और भाषा और कह सकते हो शैली के आधार पर पूरी जो रचना होती है उसको कहीं कहीं लिखा जाता है। आगे क्या लिखोगे, फिर इसमें लिखोगे शैली। क्या ध्यान सुनूंगा, अगला हेडिंग बनाना शैली। शैली में क्या लिखो, देखो, पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई
एक बहुत ही पुरानी रचना मानी जाती है। इसमें शब्द इन्होंने यूज कर रखा अत्यंत प्रौढ़ रचना, एक मतलब कह रहे हैं बहुत ही पुरानी रचना है, ठीक है, बहुत ही पुरानी रचना है। यह कहानी जितनी तथ्य और प्रतिपाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतनी इसकी भाषा शैली भी महत्वपूर्ण है। यानी अगर देखोगे इसमें जितना प्रतिपाद और तथ्य यानी कह सकते हो कि महत्वपूर्ण है उतना ही इसकी भाषा शैली भी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रेमचंद्र जी की आरंभिक कहानियों में कहीं कहीं हमें आदर्शवाद दिखाई देता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के अगर हम इस कहानी में देखें तो हमें इस कहानी में इसका जो शैली हमें किस प्रकार की है या कह सकते हैं यथार्थवादी शैली हमें दिखाई देती है, ठीक है। क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात में उन्होंने यथार्थवादी शैली में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इतना आप लिखोगे शैली में। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद एक हेडिंग बनाना यथार्थवादी शैली क्या होती है। क्या लिखोगे, यथार्थवादी शैली क्या होती है। उसमें फिर लिखोगे यथार्थवादी शैली में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। यथार्थवादी शैली वह शैली होती है कि जिसमें रचनाकार, ध्यान सुनना, जिसमें रचनाकार जीवन के यथार्थ को, यानी जीवन के यथार्थ का मतलब होता है जो हमारा लाइफ है उसका जो रियलिटी है, तो जीवन के यथार्थ को उसी रूप में बताने का प्रयास करता है जिस रूप में वह होती है। यानी मान लीजिए कि अगर किसान गरीब है, यानी उसमें किसी भी चीज को काल्पनिक बातों को नहीं बल्कि कोई भी रचनाकार जब किसी रचना को उसी यथार्थ को, यानी जीवन का जो यथार्थ है, कहानी का जो रियलिटी है, उसको ही रियलिटी को कहीं कहीं बताने की कोशिश करता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, यथार्थवादी शैली कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कहीं अब देखोगे उस रचनाकार पर ही डिपेंड करता है कि वह अपनी रचना को कितना यथार्थ से प्रेरित होकर के लिख रहा है। इसके विपरीत जीवन की वास्तविकताओं को, ध्यान सुना, अगर देखें जीवन की वास्तविकताओं को हूबहू या कह सकते हैं जीवन में जो समस्या प्रॉब्लम है या समाज में जो समस्याएं प्रॉब्लम है उनको हूबहू जब लिखने का प्रयास किया जाता है तब उसको यथार्थवादी शैली हम कह सकते हैं। आप इन्हें शैली लिख दिया, ठीक है। शैली के बाद क्या लिखोगे, इसमें यथार्थवादी रचनाकारों में देखोगे, देखो अगला एक इसमें हेडिंग बना लेना कि रचनाकार समस्या को बताता है हल को नहीं। क्या, रचनाकार समस्या को बताते हैं समाधान को नहीं, ऐसे बना लेना, ठीक है। दूसरा, इसमें फिर इसकी हेडिंग को एक्सप्लेन करना। दूसरा, यथार्थवादी रचनाकार जो होते हैं वह सिर्फ पाठकों के सामने समस्या को बताते हैं। क्या करते हैं, वह पाठकों के सामने समस्या को बताते हैं, समाधान को नहीं बताते हैं। समस्या का समाधान इन फ्यूचर में जो लोग उस कहानी को पढ़ेंगे या जो लोग उस रचना को पढ़ेंगे उन पर ही क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उन पर ही छोड़ दिया जाता है। आने वाले समय में वो लोग उस कहानी की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है या कह सकते हैं उसका वह क्या करेंगे, समाधान करेंगे, उन लोगों पर ही छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे पूस की रात कहानी में देखेंगे तो हल्कू को नायक बनाते हैं वो प्रेमचंद जी, ना तो खलनायक बनाते हैं। और कहीं न कहीं हल्कू का कैरेक्टर जो है वह पूरी तरीके से समस्या पर कहीं कहीं उन्होंने तार्किक ढंग से दिखाने का प्रयास किया। इतना आपने लिख दिया, ठीक है। अब लिख दो पूस की रात कहानी का थोड़ा सा बारे में बता दो। पूस की रात कहानी की शैली लिख देना, पूस की रात कहानी की शैली। तो यथार्थवादी शैली इसमें लिख देना। अगर हम यथार्थवादी शैली की बात करें तो पूस की रात में जो भी इसमें बताया गया है हल्कू के बारे में थोड़ा सा बता देना, हल्कू की कैसी समस्या प्रॉब्लम है। वो आपने सारी समस्या और प्रॉब्लम बताई, सारी समस्या जो अब आप प्रॉब्लम लिखेंगे ना उसमें लिख देना कि कहीं न कहीं जितनी भी समस्या प्रॉब्लम है ये रियल में सच्चाई कहीं कहीं है। और प्रेमचंद जी ने इसको एक टाइप से कह सकते हैं यथार्थवादी शैली में लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि किसानों की जो समस्या है उस टाइम भी रियल में थी और आज भी कहीं कहीं देखोगे किसानों की समस्या आज भी उसी प्रकार की बनी हुई है। इतना आपने लिख दिया शैली में। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे भाषा में। ध्यान से सुनो जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, भाषा। अगली हेडिंग हमारी क्या बनेगी, मेन हेडिंग बनेगी भाषा, ठीक है। जब आपने बना दिया हेडिंग भाषा तो उसमें क्या लिखोगे, प्रेमचंद्र जी की कहानी की भाषा बोलचाल की भाषा के नज़दीक पाई जाती है। इसे भी लिख सकते हो मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कहीं कहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण अंचल की भाषा, बोलचाल की भाषा या कह सकते हो जन सामान्य की भाषा या लोक सामान्य की भाषा या संपर्क भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं में संस्कृत के शब्दों का यूज,
करते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का भी यूज करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी खूबसूरती क्या है कि वो अपनी रचनाओं में या शब्दों में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी अधिक प्रयोग करते हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग करने से उनके जो लंबे लंबे और जटिल वाक्य होते हैं वह बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी जटिल और लंबे वाक्यों का प्रयोग भी करने से बचते हैं, वह प्रायः सुलझे हुए या छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इतना आपने लिख दिया, ठीक है। भाषा में इतना ही लिखना भैया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, फिर लिखोगे भाषा में एक बार हेडिंग रहना, तत्सम शब्दों का शब्द कौन कौन से, हेडिंग बनाना, ये मेन हेडिंग रहेगी हमारी भाषा। और भाषा के बाद क्या लिखोगे, तत्सम शब्दों का प्रयोग। फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग क्या लिखोगे, पूस की रात कहानी में निम्नलिखित तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भैया वो शब्द क्या लिखोगे, जैसे इसमें क्या है, कंबल है, पूस है, उपज है, ये जितने शब्द हैं तत्सम तद्भव या तद्भव शब्द हैं, ठीक है, सारे तद्भव शब्द हैं। उसके बाद क्या लिखना, देशज शब्दों का यूज, क्या लिखना, देशज यानी देसी शब्द जो हमारे गांव में बोले जाते हैं, देशज शब्दों का यूज। और देशज में क्या लिखोगे, उसमें देखना देशज शब्दों में क्या लिखोगे, हार है, डील है, औले है, धौंस है, खटोले है, पुआल है, टोपे है, उपज है, अलाव है, द्वार है, ये सारे कह सकते हैं देशज शब्दों का प्रयोग है। और ग्रामीण अंचल का जो वातावरण है उसको कहीं कहीं उन्होंने जीवंत करने के, जीवंत का मतलब होता है कि जो ग्रामीण अंचल का जो हमारा परिवेश है उस ग्रामीण अंचल के परिवेश को कहीं कहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तद्भव शब्दों का प्रयोग, फिर लिखोगे देशज शब्दों का प्रयोग, फिर आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे आप सभी लोग संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, ठीक है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग में क्या लिखोगे, उसमें मैं बोल देता हूं, जैसे क्या है, हृदय है, पवित्र है, आत्मा है, आत्मीयता है, पिचास है, दीनता है और मैत्री है। इस संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, किसके, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या लिखना, मुहावरों का प्रयोग, ठीक है। मजूरी हम करें मजा और लूटें, इस प्रकार के उन्होंने मुहावरे या कह सकते हैं लोकोक्तियों का भी उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। मुहावरों का भी प्रयोग किया। इस टाइप से क्या भाषा में अलग अलग कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। दूसरा एक काम करना कि कुछ जो बुक है ना इसमें कुछ वाक्य हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें लिखोगे मजूरी और मजा शब्द, जो इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर हम भाषा में देखें इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत ही गहरा मतलब है। जैसे इसमें एक शब्द आता है मजूरी और मजा, ठीक है। उरी शोषण की प्रक्रिया को ये दोनों शब्द बताते हैं। मजूरी का मतलब क्या होता है कि भाई मजदूरी, ठीक है, मजदूरी का मतलब होता है मजदूरी, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी बनारस के साइड से आते हैं वहां पर मजदूरी को मजूरी बोला जाता है, इसलिए वो मजूरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मजदूरी का मतलब होता है कि जो मजदूरी करते हैं। और मजा का मतलब क्या, जो किसान है बेचारा वह दिन भर क्या करता है कि मजदूरी करता रहता है, मजदूरी करता रहता है, लेकिन उसका क्या जो पैसा होता है, महाजन और साहूकार को उसने ब्याज ले रखा है, पैसे पे ले रखा है, उनको ही देना पड़ता है। और इससे कहीं कहीं क्या होता है कि उसकी जो समस्या है, यानी जो फार्मर की जो समस्या है या जो किसान की समस्याएं हैं उसको सोल्व भी नहीं होती, और कहीं कहीं वो बेचारा अपना इसी में लगा रहता है। और मजा जो है वो कह सकते हो कि महाजन साहूकार लूट रहे हैं, यानी शोषण की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर दिखा है। अगला लिखोगे मुंशी प्रेम, अगली हेडिंग बोला मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा कैसी है, या मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा। उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी जटिल शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं, और कहीं कहीं अपने विचारों को पूरी तरीके से वो क्या करते हैं, अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखोगे, पूरी तरीके से वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखना। अगले प्रेमचंद्र जी ने मुंशी प्रेमचंद जी पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद जी पात्रों के अनुकूल, यानी उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो लैंग्वेज उनको सूट करती है। अगर भाई ग्रामीण अंचल के अगर आदमी है तो ग्रामीण गांव की बात बोलेगा, इंग्लिश के वर्डों का यूज नहीं करवाएंगे वहां पर, इस प्रकार से कहते हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, और हार पर हल्कू से संवादों में उदारता है। दूसरा क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी की जो भावना है वह सूक्ष्म है। और दूसरा कह सकते हो पूस की रात कहानी की अगर जब भाषा और शैली और संवाद देखें, तीनों दृष्टि से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें आपने लिया। लास्ट में इसको जब निष्कर्ष लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद जी की अगर हम इस
कहानी पर अगर हम देखें तो इसकी भाषा और शैली देखें तो हमें शैली यथार्थवादी दिखाई देती है, जो कहीं न कहीं किसानों की समस्या एक प्रकार की बनी हुई जैसे पहले थी आज भी उसी प्रकार की बनी हुई है। अगर हम भाषा की बात करें तो ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग किया गया है और गांव के शब्दों का इसमें देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने यूज किया है। पूस की रात कहानी शैली और भाषा की दृष्टि से और कह सकते हैं संवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कह सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, पूस की रात कहानी का प्रतिपाद और इसकी जो मैंने आपको बताया भाषा शैली, मैंने इसमें जितने भी हेडिंग थे ना वो मैंने सारे बता दिए हैं। इसी टाइप से क्या करना है भैया, आपको हेडिंग बना लेना है, ठीक है। और इसमें जो बचा हुआ है पूस की रात कहानी का परिवेश, ठीक है। वैसे क्या है क्लास पूरी रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैं चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको कुछ छूट गया होगा या लिखना होगा तो इसको जरूर लिख लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिए, ठीक है।